एक कर्मचारी जब तक अपनी सर्विस में रहता है, जब तक वो नौकरी करता है, उसको वेतन प्राप्त होता है और उस संबंध में जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो सारे हमने पढ़ लिए। सेवा में रहते हुए कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड रूल्स की स्टडी हम कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, अगर बोर्ड पर लिखा हुआ आपको साफ नज़र नहीं आया हो तो इन क्वेश्चंस को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, आप उनसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे हम इसके सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। जब एक कर्मचारी अपनी सेवा से निवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, या उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या शारीरिक अक्षमता के कारण उसको सेवा से हटा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको जो अपने नियोक्ता से धनराशियाँ मिलती हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उनका टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी स्टडी हम कर लेते हैं। उनसे संबंधित क्या प्रावधान है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी बात अभी हम कर लेते हैं। देखें, इनकम फ्रॉम सैलरी, at the time of retirement or after retirement. रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, सेवा से जब उसको हटा दिया जाता है, सेवा से जब वो निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो कौन कौन से पेमेंट्स उसको अपने नियोक्ता से प्राप्त होते हैं, उनका टैक्सेशन से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात फिगर आएगा आपका पेंशन, सेकंड आएगा ग्रेच्युटी, थर्ड आएगा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फोर्थ आएगा आपका इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, फोर्थ आएगा आपका कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, छठे नंबर पर प्राप्त होने वाला क्षतिपूर्ति कंपनसेशन ऑन वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस स्कीम, और कम्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये कुछ भुगतान एक कर्मचारी रिटायरमेंट के समय या अपने टर्मिनेशन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है। पेंशन है, ग्रेच्युटी है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट है, कंपनसेशन ऑन वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस है, और लास्ट में आ जाएगा एक कम्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। पीएफ का पैसा जब एक कर्मचारी को मिलता है तो उसका टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा, उनकी हम उनसे संबंधित रूल्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात पेंशन। एक कर्मचारी जब तक सेवा में था उसको अपने जीवन यापन के लिए नियोक्ता से वेतन के रूप में पैसा मिल रहा था। जब एक कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के पश्चात उसकी जीविका कैसे चलेगी, तो इसके लिए सरकारी क्षेत्र में पेंशन का प्रोविज़न है। सरकार अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन का भुगतान करती है। तो पेंशन सैलरी हेड की इनकम ही होती है। पेंशन एक कर्मचारी ने जितनी प्राप्त की है वो सैलरी हेड की इनकम कहलाएगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी ने पेंशन के रूप में जितनी धनराशि अपने नियोक्ता से प्राप्त की है सैलरी हेड में, उसको हम टैक्सेबल करेंगे। सेकंड जो पोर्शन है वो है इंपॉर्टेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, ग्रेच्युटी का पैसा क्यों मिलता है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का वैसे तो हिंदी वर्ड है उपदान, लेकिन नॉर्मली इसको ग्रेच्युटी के नाम से ही कॉल किया जाता है। फ्रिक्वेंटली जो टंग पर सेट चीज़ है वो ग्रेच्युटी। अब देखिए ग्रेच्युटी है क्या, और एक नियोक्ता ग्रेच्युटी का भुगतान करता है अपने कर्मचारियों को, तो उसका टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा उससे संबंध में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेच्युटी एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को भुगतान करता है क्योंकि कर्मचारी ने एक लंबे समय तक निष्ठापूर्वक उस संस्थान में अपनी सेवाएं दी है, तो उसके पारितोषिक स्वरूप एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी का पेमेंट करता है। निष्ठापूर्वक कार्य करने के परिणाम स्वरूप दी जाने वाली राशि ग्रेच्युटी कहलाती है। ये कोई भीख या फिर कोई दान नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार है। ग्रेच्युटी पाने का एक अधिकारी होता है और इसके संबंध में एक अधिनियम बना हुआ है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। तो ग्रेच्युटी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति, एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी की गणना की जाती है और उनमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार कर मुक्ति की राशि की गणना भी की जाती है। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है, सबसे पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा।
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 बना हुआ है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 प्रत्येक उस संस्थान में लागू होता है जहां पर गत वर्ष में कभी भी किसी भी दिन 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे अथवा हैं, वहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होगा। अब यहां बात कर लेते हैं कौन कौन से संस्थान हो सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोल माइन हो सकती है, और किसी तरह की माइंस हो सकती हैं, बागान हो सकता है, रेलवे कंपनीज हो सकती हैं, पोर्ट हो सकते हैं, बंदरगाह या बागान, और अन्य कोई एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इन प्रकार के संस्थानों में जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे या हैं, गत वर्ष में किसी भी दिन 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, तो वहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू हो जाएगा। और एक बार अगर किसी संस्थान पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो गया, तो बाद में भले ही वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाए, एक बार लागू होने पर यह ताउम्र पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू रहेगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा। पहली बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का जो पैसा उनको रिटायरमेंट के समय मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, अगर रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का पैसा उसको मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी एग्जम्प्ट। बाकी अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर अपने नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है तो उससे संबंध में क्या नियम है, तो उसके लिए हम इसकी दो भागों में बांटकर स्टडी करेंगे। पहली बात, अगर कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो रहा है तो नियम क्या होंगे, और अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा है तो नियम क्या लागू होंगे। सबसे पहली बात, यहाँ हम दो पोर्शन बना लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं इसके हम कॉलमर फॉर्म में। यहाँ हम ले लेते हैं व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो रहा है तो उससे संबंध में क्या नियम है। और दूसरी बात यहां कर लेते हैं हम, व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तो उसके संबंध में क्या नियम रहेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर कर्मचारी पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू हो रहा है तो निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त हो जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त हो जाएंगे। तीन फिगर इसमें आपको देखने। सबसे पहली बात, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। सेकंड, 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। और तीसरी जो बात आएगी वो आएगी मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतम राशि कितनी कर मुक्त हो सकती है। ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम अमाउंट जो ग्रेच्युटी की एग्जम्प्ट हो सकती है वो 20 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये है, हाउ टू कैलकुलेट दिस फिगर। इस फिगर को हम कैसे कैलकुलेट करें कि सेवा के प्रत्येक वर्षों के लिए 15 दिन का वेतन। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर दिस पर्पज। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो रहा है तो उसके संबंध में वेतन का आशय क्या होगा। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए सैलरी का मीनिंग होगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, वेदर इट इज पेड अंडर टर्म्स ऑफ सर्विस और नॉट, चाहे वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। दोनों स्थितियों में मूल वेतन के साथ डीए को, महंगाई भत्ते को ऐड करना है। सबसे पहली बात तो ये सैलरी का मीनिंग। दूसरी बात, सैलरी आप कौन से लोगे। सैलरी यहाँ पर लोगे लास्ट ड्रॉन सैलरी। कर्मचारी जब रिटायर हुआ है या जब उसको टर्मिनेट किया गया है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, सबसे अंत में प्राप्त वेतन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे अंत में प्राप्त बेसिक और डीए, वो ले लो। तीसरी बात,
कंप्लीट ईयर, कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्विस आप कैसे चेक करोगे? लेंथ ऑफ सर्विस के लिए आपको 6 माह या 6 माह से अधिक के अंश को पूरा साल मान लेना है। 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ, 6 months or more than 6 months will be treated as completed year। 6 माह या 6 माह से अधिक का अंश बच जाता है तो उसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, कंप्लीट ईयर मान लेंगे। मान लिया एक कर्मचारी ने 22 साल और 7 माह सर्विस की है, उसका लेंथ ऑफ सर्विस उस संस्थान में 22 साल और 7 महीने करा। तो चूंकि ये जो पोर्शन है 22 साल तो पूरे हो गए, 7 महीने का पोर्शन बच रहा है, तो इसको आप चूंकि 6 महीने या इससे ज़्यादा का पीरियड है तो आप लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर 23 साल बताओगे। और पूरा फिगर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो इस तरह से आएगा कि लास्ट सैलरी जो उसकी है, लास्ट सैलरी को आप 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/26 का लॉजिक ये है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत एक महीने का जो काम के दिवस है, काम के दिन जो है वो 26 माने जाते हैं। एक स्टैंडर्ड महीना 30 दिन का होता है, 4 आप उसमें से संडे निकाल दें तो एक स्टैंडर्ड महीने में काम के दिवस जो होते हैं, काम के जो दिन होते हैं वो 26 माने जाते हैं। तो सेवा काल के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन देना है। तो लास्ट सैलरी को 15/26 से मल्टीप्लाई करें और सर्विस का लेंथ जो है उससे फिगर को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ ऑफ सर्विस, तो ये आपको फिगर मिल जाएगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इन 3 फिगर में जो सबसे छोटा फिगर है उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी तभी बनेगा जबकि उसकी लगातार सेवा अवधि एक नियोक्ता के पास कम से कम 5 साल की हो। लगातार 5 साल तक एक नियोक्ता के अंडर में आपने अपनी सेवाएं दी हैं तो वहां पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का भुगतान पाने का अधिकारी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ, कार्य में अक्षमता या कोई फिजिकली उसकी प्रॉब्लम हो गई है या उसकी डेथ हो गई है तो उस स्थिति में ये 5 साल वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। अदरवाइज एक कर्मचारी 5 साल तक एक नियोक्ता के पास सर्विस किए बिना ही उसको छोड़ देता है अपनी इच्छा से ही, तो वहाँ पर उसको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं मिलेगा, वो ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी नहीं होगा। ग्रेच्युटी पाने के लिए जरूरी है कि एक नियोक्ता के पास वो कम से कम 5 साल तक लगातार अपनी सेवाएं दे। इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो रूल्स हो गए हमारे उस स्थिति में जबकि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू हो रहा है। अब ऐसे कर्मचारी जिन पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू नहीं हो रहा है उनके संबंध में क्या प्रावधान है, उनके संबंध में क्या नियम है, तो देखें। सबसे पहली बात, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त हो जाएगी। 3 फिगर यहां पर भी आपको चेक करने। पहला फिगर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी का वास्तव में उसको भुगतान कितना मिला, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ये। सेकंड फिगर, हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। और थर्ड जो फिगर आएगा यहां पर सेम का सेम है, मैक्सिमम अमाउंट, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, मैक्सिमम अमाउंट, ये आपका रहेगा 20 लाख रुपए। फर्स्ट और थर्ड फिगर दोनों में सेम है। मेन जो है कैलकुलेशन का डिफरेंस है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है तो ये सेकंड फिगर कैसे कैलकुलेट होगा और जब ये लागू नहीं होता है तो नियम क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सैलरी के मीनिंग की। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा है तो सैलरी का मीनिंग रहेगा आपका बेसिक सैलरी प्लस DA इफ पेड अंडर टर्म्स ऑफ सर्विस। और तीसरी बात आ जाएगी कमीशन ऑन सेल्स। सैलरी के लिए इन 3 चीज़ों को आप इंक्लूड करेंगे। दूसरी बात, सैलरी जो लेनी है आपको वो पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है। जिस महीने कर्मचारी रिटायर हुआ है उससे पहले के 10 महीने के वेतन का औसत लेना है। एवरेज ऑफ प्रीवियस या एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स सैलरी विल बी टेकन। एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ सैलरी विल बी टेकन। कर्मचारी जिस महीने, मान लिया महीने के किसी 20 की डेट को रिटायर हुआ है, 15 अगस्त को उसको हटाया गया या 15 सितंबर को उसको हटाया, उसके पहले के 10 महीने के वेतन का औसत लेना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि
ओनली कंप्लीटेड ईयर्स विल बी टेकन, केवल पूर्ण वर्षों को ही यहां पर लिया जाएगा। ओनली कंप्लीटेड ईयर्स विल बी टेकन, पार्ट ऑफ द ईयर विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब अगर यही चीज यहां पर हो कि कर्मचारी ने 22 साल और 7 महीने की सेवाएं दी हैं, तो यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस जो आप लेंगे वो केवल 22 ईयर्स लेंगे, 22 साल का सर्विस लेंथ लिया जाएगा। अल्टीमेटली फिगर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज सैलरी जो आपने कैलकुलेट की है पिछले 10 माह के वेतन के औसत के आधार पर, तो एवरेज सैलरी को 1/2, 15 डेज का मतलब यहाँ पर 15/30 ही है, आप चाहे तो 15/30 लेके या 1/2 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। इन नियमों के अनुसार ये सेकंड फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगा और अल्टीमेटली ये तीनों में जो सबसे छोटा फिगर है, जितना पैसा उसको मिला उसमें से इन तीनों में जो सबसे छोटा फिगर आ रहा है उतना घटा दे, बाकी अमाउंट उसका ग्रेच्युटी का जो पेमेंट उसको मिला है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नियमों को आपको बड़े स्पष्ट रूप से माइंड में सेट करना है कि किस केस में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो रहा है तो सैलरी का मीनिंग क्या होगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होगा, इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपको माइंड में सेट करना है। फिर आपकी कैलकुलेशन आप कर लें और एग्जम्प्ट अमाउंट निकालना, टैक्सेबिलिटी उसकी क्या होगी उसके संबंध में आपके फिगर आपके सामने आ जाएगा। दैट्स ऑल।